हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल टीसीजी विद ज्योग्राफी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने चर्चा की भूगोल का सामान्य परिचय हमने देखा। भूगोल के सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने ज्योग्राफी शब्द किससे बना है, ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, भूगोल किसे कहते हैं और भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, इनके बारे में अध्ययन किया। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं की, यानी भूगोल को दो प्रमुख शाखाओं में बांटा गया है, जिनमें भौतिक भूगोल अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी मानव भूगोल अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी। यहां तक चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। आज हम चर्चा करेंगे भौतिक भूगोल की। मीन्स भौतिक भूगोल क्या है, किसे कहते हैं, भौतिक भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं के अंतर्गत किन का अध्ययन किया जाता है, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा इस क्लास में करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की, बिना की कोई देरी किए। दोस्तों, भौतिक भूगोल, सबसे पहले हम देखते हैं इसको, इसकी परिभाषा। भौतिक भूगोल क्या होता है, किसे कहते हैं। भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक वातावरण का, फिजिकल एनवायरनमेंट का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की दृष्टि से भौतिक भूगोल को हम चार मुख्य शाखाओं में विभक्त कर सकते हैं, जिनमें नंबर 1 भू आकृतिक विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान। नंबर 2 जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान। नंबर 3 समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान। और नंबर 4 जैव भूगोल, जैव भूगोल। अध्ययन की सुविधा के अनुसार हमने भौतिक भूगोल को 4 भागों में डिवाइड किया है। जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भू आकृतिक विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जैव भूगोल। इनका हम क्रम से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे भू आकृतिक विज्ञान। सर्वप्रथम हम देखेंगे भू आकृतिक विज्ञान। भू आकृतिक विज्ञान
जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। दोस्तों, भू आकृतिक विज्ञान अर्थात जियोमॉर्फोलॉजी इसका अध्ययन हम करेंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी शब्द। जियोमॉर्फोलॉजी शब्द है, ये 3 शब्दों से जी मार्फो और लोगस जियोमॉर्फोलॉजी 3 शब्दों से मिलकर बना है, जी, मार्फो और लोगस। इन 3 शब्दों से मिलकर बना है। जी अर्थात अर्थ, मार्फो अर्थ मीन्स पृथ्वी, मार्फो यानी रूप, और लोगस मीन्स अध्ययन करना, अध्ययन। जियो, मार्फो और लोगस 3 शब्दों से मिलकर के जियोमॉर्फोलॉजी शब्द बना है। जियो मीन्स होता है पृथ्वी, जियो मीन्स पृथ्वी, मार्फो मीन्स रूप और लोगस मीन्स अध्ययन। अर्थात जियोमॉर्फोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी के रूपों का अध्ययन करना। पृथ्वी के रूपों का, रूप मीन्स स्वरूप, विभिन्न स्वरूप, पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करना जियोमॉर्फोलॉजी कहलाती है। पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करना ही जियोमॉर्फोलॉजी है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां से नोट कर लो। पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों, पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों अर्थात उच्चावचों पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों अर्थात उच्चावचों, या फिर हम आकृति भी कह सकते हैं, उच्चावचों या आकृति का, पृथ्वी के विभिन्न उच्चावचों या आकृतियों का पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों अर्थात उच्चावचों या आकृतियों का अध्ययन करना ही भू आकृतिक विज्ञान है। भू आकृतिक विज्ञान है। पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों
अर्थात उच्चावचों या आकृतियों का अध्ययन करना ही भू आकृतिक विज्ञान कहलाता है। भू आकृतिक विज्ञान कहलाता है। सर्वप्रथम बात करेंगे हम, ये जियोमॉर्फोलॉजी शब्द किसने दिया? जियोमॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी शब्द किसने दिया? जियोमॉर्फोलॉजी शब्द लोमनन ने 1858 के अंदर दिया। जियोमॉर्फोलॉजी शब्द लोमनन ने 1858 ईस्वी में दिया। दोस्तों, लोमनन जर्मन विद्वान थे। जर्मन विद्वान लोमनन ने जियोमॉर्फोलॉजी शब्द 1858 के अंदर दिया। यहां तक समझ में आ गया होगा। जियोमॉर्फोलॉजी शब्द है वो जियो प्लस मार्फो प्लस लॉजी शब्दों से मिलकर के बना है, जहां पर जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, मार्फो मीन्स स्वरूपों और लॉजी मीन्स अध्ययन, अर्थात पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों या उसकी आकृतियों या हम कह सकते हैं उसके विभिन्न उच्चावचों का अध्ययन करना ही भू आकृतिक विज्ञान कहलाता है। भू आकृतिक विज्ञान कहलाता है। अब हमें यहां पे उच्चावच शब्द देखने को मिला। दोस्तों, सर्वप्रथम हमें इस उच्चावच का पता होना चाहिए कि उच्चावच क्या होते हैं, किसे कहते हैं। हमें उच्चावच का पता होना चाहिए, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम उच्चावचों का अध्ययन करेंगे, यानी पृथ्वी के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करेंगे। तो कौन कौन से स्वरूप होते हैं और ये उच्चावच क्या होते हैं, इनको जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। उच्चावच क्या होते हैं? उच्चावच पृथ्वी तल से ऊपर उठे हुए या नीचे धसे हुए, पृथ्वी तल पर ऊपर उठे या नीचे धसे हुए भाग को उच्चावच कहते हैं। नोट करो, पृथ्वी तल पर ऊपर उठे या नीचे धसे, ऊपर उठे या नीचे धसे भूभाग को भूभागों को उच्चावच कहते हैं। उच्चावच कहते हैं। पृथ्वी तल पर ऊपर उठे या फिर नीचे धसे हुए भूभाग को उच्चावच कहते हैं। यहां पे नोट लगा करके लिखो
नोट सर्वप्रथम उच्चावचों का वर्गीकरण, सर्वप्रथम उच्चावचों का वर्गीकरण R.D. सैलिसबरी ने किया। R.D. सैलिसबरी जो यूएसए के भूगोलवेत्ता थे। उच्चावचों का वर्गीकरण सर्वप्रथम R.D. सैलिसबरी जो यूएसए के भूगोलवेत्ता थे उन्होंने किया। R.D. सैलिसबरी ने उच्चावचों की 3 अवस्थाएं बताई। R.D. सैलिसबरी ने उच्चावचों की 3 अवस्थाएं बताई। प्राथमिक उच्चावच, 2 नंबर पे द्वितीय उच्चावच, और इसके बाद में तृतीय उच्चावच। R.D. सैलिसबरी ने उच्चावचों की 3 अवस्थाएं बताई। प्राथमिक उच्चावच, द्वितीय उच्चावच और तृतीय उच्चावच। प्राथमिक उच्चावच के अंतर्गत आपने महाद्वीप, व महासागर, महाद्वीप व महासागरों का निर्माण बताया। द्वितीय उच्चावच में पृथ्वी के आंतरिक बलों से निर्मित संरचनाओं को बताया। आंतरिक बलों के फलस्वरूप निर्मित आकृतियां, आंतरिक बलों के फलस्वरूप निर्मित आकृतियों को आपने द्वितीय उच्चावच में शामिल किया। आंतरिक बलों के फलस्वरूप बनने वाली आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ट्रेंच आदि को द्वितीय उच्चावच में शामिल करते हैं। और तीसरा जो प्रकार है तृतीय उच्चावच, उसमें बहिर्जात बलों के फलस्वरूप, बहिर्जात बलों से उत्पन्न आकृतियां, बहिर्जात बलों से निर्मित आकृतियां,
आकृतियों को आपने तृतीय उच्चावच में शामिल किया। बहिर्जात आकृतियां जैसे हवा, हवा के द्वारा जो आकृतियां बनती हैं उनको बहिर्जात आकृतियों में शामिल करते हैं, अर्थात तृतीय उच्चावच में शामिल करते हैं। हवा, जल, हवा, जल, नदी, जल के अंतर्गत भूमिगत जल या बरसात से आने वाला जल सबको शामिल करते हैं। देखिए दोस्तों, आर डी सैलिसबरी ने जो यूएसए के भूगोलवेत्ता है, उन्होंने सर्वप्रथम उच्चावचों का वर्गीकरण किया। आपने उच्चावचों को 3 अवस्थाएं बताई, प्राथमिक उच्चावच, द्वितीय उच्चावच और तृतीय उच्चावच। प्राथमिक उच्चावच वे उच्चावच होते हैं जो सबसे पहले निर्मित हुए, जिनमें महाद्वीप और महासागर को शामिल किया जाता है। द्वितीय उच्चावच वे उच्चावच होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक वनों के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। उन्हें हम द्वितीय उच्चावच कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, ट्रेंच आदि को शामिल किया जाता है। तृतीय उच्चावच ऐसे उच्चावच जो बहिर्जात वनों से निर्मित होते हैं, जैसे हवा है, हवा के द्वारा निर्मित होने वाली आकृति, जुजेन, बरखान, जल के द्वारा निर्मित होने वाली आकृति, नदी के बहाव से निर्मित होने वाली आकृतियां, इन सबको हम तृतीय उच्चावच के अंतर्गत शामिल करते हैं। ओके दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।